today's topic is reasons for law of demand. As we know what is law of demand, we are saying when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. In law of demand, we have proved that there is an inverse relation between price and quantity demanded. Now the question arises, why there is an inverse relation between price and quantity demanded? What are the reasons behind law of demand? This is the question कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, व्हाई? फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट जैसे जैसे कंज्यूमर किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करता है, जब वो एक्सेसिव यूज़ करता है किसी चीज़ का, तो उससे होने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है. जैसे हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे हमारा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हंग्री है, किसी को भूख लगी है, उसको हम एक एप्पल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो एप्पल हमने उसे दिया, तो जब वो फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करेगा तो ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने से. अब हम उसे दूसरा भी दे देते हैं तो पहले वाले से सेटिस्फेक्शन कम होगा, क्योंकि हंगर का एक पार्ट ये फर्स्ट वाला एप्पल सेटिस्फाई कर चुका है, ठीक है? अब अगर हम उसे तीसरा एप्पल भी दें कंज्यूम करने के लिए तो उसका सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा. इसी तरह से और दे दें और सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा. 5 यूनिट्स तक हम आ गए, हो सकता है सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ आके उसका पेट भर चुका है, अब उसे और खाने की इच्छा नहीं है. अगर इसके बाद भी हम उसे कहते हैं कि एक और कंज्यूम कर लो, तो हो सकता है ये सेटिस्फेक्शन नेगेटिव भी हो जाए. तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी होती है एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन. तो जैसे जैसे कंज्यूमर ने किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया, वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज़ हो गया. इस एग्जाम्पल से हमने इस चीज़ को समझा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहा था, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ होता चला गया, 0 भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ DMU. अब इस लॉ ऑफ DMU का इस लॉ ऑफ डिमांड से क्या रिलेशन है? लॉ ऑफ डिमांड का एक रीज़न है लॉ ऑफ DMU. कैसे? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि किसी चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो गया है. अब अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज़ होता चला जाए, सपोज़ इसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, अब वो एक एप्पल परचेज़ कर लिया उसने, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, अब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का कम होता गया है, तो वो बढ़ी हुई प्राइस पे और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन अब कम हो रहा है. इसलिए जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है. अगर ये चीज़ कम प्राइस की होगी तो वो एक्स्ट्रा यूज़ के लिए ले लेगा, लेकिन ज़्यादा प्राइस पे वो कम सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं होगा. दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. See this point, law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, the utility derived from each successive unit, जो नेक्स्ट यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं बार बार, उससे होने वाली यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी. तो जो डिमांड है वो वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी यूटिलिटी पे डिपेंड करती है. इफ़ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर. अगर कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो ज़्यादा पेमेंट कर देगा. As a result, consumer will not be prepared to pay the same price for the additional units of the commodity. इसलिए कंज्यूमर सेम प्राइस भी नहीं देना चाहता एडिशनल यूनिट्स के लिए. जैसे हमने ये एप्पल का एग्जाम्पल पढ़ा था, सेम यूनिट है एप्पल का, 1 बाय 1 खरीद रहा है, लेकिन उसको क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम होता चला जा रहा है तो वो नेक्स्ट यूनिट्स का सेम प्राइस, जो पहले वाले का प्राइस था, वो भी पे करने के लिए रेडी नहीं होगा. तब तो खरीद लेगा जब प्राइस कम हो, लेकिन ना तो वो बढ़े हुए प्राइस पे खरीदेगा, ना ही सेम प्राइस पे खरीदेगा, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अब कम हो गया है. सो द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ओनली व्हेन द प्राइस फॉल्स. केवल जब प्राइस कम होगा तभी वो उस चीज़ को खरीदने के लिए रेडी होगा, अदरवाइज
नहीं रेडी होगा। द सेकेंड रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मीन्स substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. substitute example में हमने टी एंड कॉफ़ी के बारे में पढ़ा था। substitute goods कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं। so when price of tea rises, demand falls, but demand for coffee increases at the same price. प्राइस तो टी का इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन डिमांड कॉफ़ी की इंक्रीज़ हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कंज्यूमर को कंपैरेटिवली कॉफ़ी चीप लगने लगी, सस्ती लगने लगी, इसलिए कंज्यूमर ने उस चीज़ को लेना छोड़ दिया जो कि उसे कॉस्टली लग रहा है, उसको चेंज करके उसने उसका सब्सटीट्यूट खरीदना शुरू कर दिया, जबकि सब्सटीट्यूट के प्राइस में कोई चेंज नहीं था। इसको इसके कंपैरिजन में ये चीज़ सस्ती लग रही है, इसलिए इसको छोड़कर वो कॉफ़ी को खरीदने लगा। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो सी, व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो वो चीज़ कंज्यूमर को सस्ती लगने लगती है उसके सब्सटीट्यूट के कंपैरिजन में। सो एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी राइजेस। उल्टा रिलेशन हमने फिर से प्रूव कर दिया कि जिस चीज़ का प्राइस कम होता है कंज्यूमर को वो सस्ता लगने लगता है, इसलिए कंज्यूमर उसी चीज़ की डिमांड को इंक्रीज कर लेता है। द थर्ड पॉइंट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट का मतलब है इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। नाउ व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम क्या है? सी डियर चिल्ड्रन, सपोज एक कंज्यूमर की इनकम 5000 रुपीज़ है, मान लीजिए, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट वो खरीदता है, लाइक पेन। पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और वो 10 पेन्स खरीदता है, तो उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 100 रुपीज़। दिस इज़ द केस। ये उसकी एक्चुअल इनकम है जो वो अर्न करता है, ये उसने खर्च किए हैं, 10 क्वांटिटी खरीदी है जब प्राइस 10 रुपीज़ था। अब मान लीजिए पेन का प्राइस डिक्रीज़ होके 8 रुपीज़ हो गया। अब भी अगर वो 10 पेन्स खरीदेगा तो कितने रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे उसको? 80 रुपीज़। उसको 20 रुपीज़ का चेंज मिला यहाँ, यानी ये 20 रुपीज़ जो है उसकी एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर हो गई, ठीक है। एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर बोलते हैं इसको, या इस 20 रुपीज़ को हम बोलेंगे रियल इनकम। रियल इनकम मतलब इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स, कि प्राइस कम होने की वजह से जो पैसे बचे इसको कंज्यूमर कहीं तो खर्च करेगा, या तो वो इसी से पेन खरीद लेगा या फिर इस 20 रुपीज़ को कहीं और खर्च करेगा। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया था कि ये कंज्यूमर की अर्न करने वाली इनकम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। वो पहले भी 5000 ही अर्न करता था, वो अब भी 5000 अर्न करता है, लेकिन उसके पास 20 रुपीज़ अब एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज हुआ है। इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं, रियल इनकम इफेक्ट। नाउ सी द पॉइंट। इनकम इफेक्ट मीन्स इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, जैसे हमने पढ़ा पेन का प्राइस कम हुआ इस केस में, इट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर। उसकी 20 रुपीज़ से परचेजिंग पावर बढ़ गई। एज अ रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब वो ज़्यादा खरीद पाया सेम मनी इनकम में, यानी जो 5000 मैंने आपको बताया। बुक वाला एग्जाम्पल भी देखिए। सपोज ईशा बाइज 4 चॉकलेट्स विद 10 रुपीज़ ईच। पॉकेट मनी थी उसकी 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ के हिसाब से वो 4 चॉकलेट्स खरीद पाती है। इफ़ प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉल्स टू 8 रुपीज़, अब सेम मनी इनकम से 40 रुपीज़ में ही वो 5 चीज़ें खरीद पाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इनकम इफेक्ट, क्योंकि रियल इनकम में चेंज आया है। 40 रुपीज़ तो उसके पास पहले भी 40 ही थे और अब भी 40 ही। नेक्स्ट रीज़न इज एडिशनल कस्टमर्स। अब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो नए कंज्यूमर्स भी जो पहले खरीद नहीं पाते थे उस चीज़ को क्योंकि वो महंगी थी, वो भी परचेज करना अब शुरू कर देते हैं। इन एडिशन टू न्यू कस्टमर्स, नए के साथ साथ जो पुराना कस्टमर है हो सकता है वो कम प्राइस की वजह से क्वांटिटी ज़्यादा खरीद ले, तो दोनों केसेस में कंज्यूमर ऐड हो गए। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एडिशनल कस्टमर्स। देन डिफरेंट यूजेस। बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके यूजेस ज़्यादा होते हैं, जैसे मिल्क है। मिल्क के यूजेस ज़्यादा हैं, इससे हम टी प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉफ़ी प्रिपेयर कर सकते हैं, कर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, स्वीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं।
सो व्हेन प्राइस ऑफ सच अ गुड, अगर मिल्क जैसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, तो लोग उसे रिस्ट्रिक्टेड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना खरीदते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ सस्ती हो जाती है तो एक्स्ट्रा यूजेस के लिए भी खरीद लेते हैं। सो सारे जिस चीज़ के यूजेस ज़्यादा हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड कम हो जाती है, एंड प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।